प्यारे बच्चों नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमने 2 चैप्टर पहले कंप्लीट कर लिए थे। आज हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे 10th क्लास का। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर का मतलब है कि जोड़ा मिलेगा किसका? लीनियर इक्वेशन का। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? जिसमें वेरिएबल की पावर एक होती है, उसको बोलते हैं लीनियर। जैसे पॉलिनोमियल में पढ़ा था हमने यदि पावर एक है तो उसको क्या बोलते हैं? लीनियर। पावर टू है तो उसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक। पावर तीन है तो उसको क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसी तरह से इक्वेशन है, यदि इक्वेशन में वेरिएबल की पावर वन है तो उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। टू वेरिएबल का मतलब है कि इस जो इक्वेशन मिलेगी उसमें दो वेरिएबल मिलेंगे। जैसे कि एग्जांपल से समझाता हूं आपको। जैसे ये है 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन है। इक्वेशन में दो साइड होते हैं बेटा। देखो ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। दो साइड होती है इसमें। x एंड y दो वेरिएबल है, दोनों की पावर एक है, इसलिए ये क्या है? लीनियर है। और ये एक इक्वेशन है। इसी तरह से एक इक्वेशन और मिल जाती है अपने को इसी तरह से। तो ये दो इक्वेशन है, तो मतलब कि पूरी एक्सरसाइज में या फिर पूरे चैप्टर में इस तरह के पेयर मिलेंगे अपने को इक्वेशंस के। ये है पेयर, जोड़ा है किसका? लीनियर इक्वेशन का। दोनों ही लीनियर इक्वेशन है क्योंकि दोनों में वेरिएबल की पावर वन वन है और दो वेरिएबल है। ठीक है, ये बात थी अपनी लीनियर इक्वेशन किस टाइप की होती है। अब जनरल फॉर्म क्या होती है जनरल लीनियर इक्वेशन की? तो लीनियर इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है ये a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब एक इक्वेशन दो लेनी है ना अपने को पेयर, तो दूसरी को लेंगे बेटा हम a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। वेरिएबल क्या है इसमें? इसमें वेरिएबल है जी x एंड y, दो वेरिएबल है। ओके, a1 b1 c1 क्या है? ये कोई भी कांस्टेंट होगे जो हम क्वेश्चन में यूज करेंगे। इसी तरह से a2 b2 c2 क्या है? ये भी वेरिएबल है, इनको हम क्वेश्चन में गिवन होंगे। अब देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो लीनियर इक्वेशन होती है ना, जो लीनियर इक्वेशन होती है, यदि इसका हम ग्राफ बनाए, यदि इसका हम ग्राफ बनाए तो वो ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। क्या होता है इसका ग्राफ? हमेशा स्ट्रेट लाइन। जैसे आपको सिखाया भी गया हुआ 9th क्लास में, उससे पहले छोटी क्लासों में भी। जैसे अपने को ये दे दिए ये इक्वेशन दे दी बेटा अपने को। ठीक है, लीनियर इक्वेशन है, दो वेरिएबल में है, इसका ग्राफ अपने को बनाना है। इसमें तो वैसे तीन कॉमन है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं x प्लस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तीन कॉमन लिया ना यहाँ पर 4। अब इससे यदि इसका ग्राफ बनाना है तो एक बॉक्स बनाते थे। बॉक्स में दो वैल्यू लेते थे बेटा, x की और y की। यदि x यहाँ पर 0 है, इसमें पुट करोगे तो x 0, y की वैल्यू निकालोगे यहां से तो आपको y की वैल्यू मिलेगी बेटा माइनस के 2, ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे। और यदि y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी अपने को? -4। और अब इसकी मदद से एक ग्राफ बनाते हैं हम। ग्राफ कैसा बनेगा? 1 2 3 4, ये x एक्सिस की वैल्यू है, ये y एक्सिस है। इस साइड क्या होती है? -1 -2 -3 अप टू सोन, -4 भी ले लेते हैं, प्लस की 1 2 3 और इसी तरह से -1 -2 -3। अब देखो एक पॉइंट है अपने पास 0 -2, x का 0 y का -2, कौन सा पॉइंट होगा? ये पॉइंट। -4 0, x का -4 y का 0। अब ये दो पॉइंट आए बेटा, अब इन दो पॉइंट को मिलाने से अपने को क्या मिलेगी? एक लाइन मिलेगी। यानी कि जब अपने पास एक लीनियर इक्वेशन होती है दो वेरिएबल में, तो उसका ग्राफ हमेशा क्या बनता है? एक स्ट्रेट लाइन बनता है बेटा। मेरा समझाने का तात्पर्य केवल इतना सा था। यानी कि हमेशा एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा बनेगा? एक स्ट्रेट लाइन। अब देखो इस स्ट्रेट लाइन से क्या क्या खेल होंगे। यदि लाइन एक है, यदि इक्वेशन एक है तो लाइन एक बनेगी, और इक्वेशन दो है तो लाइन दो बनेगी। अब दोनों का ग्राफ बनेगा बेटा,
अब वो ग्राफ कैसा हो सकता है अपने को इनकी शक्ल से ही पता चल जाएगा बेटा। वैसे तो देखो दो लाइन का ग्राफ जो कैसा हो सकता है, वो हो सकता है कि दोनों लाइन पैरेलल चली जाए, पॉसिबल है दोनों लाइन पैरेलल चली जाए। और क्या पॉसिबल है, वो हो सकता है दोनों लाइन एक पॉइंट पे कट कर दे, दोनों लाइन एक पॉइंट पे कट कर दे। और दूसरी तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर ही आ जाए, एक लाइन दूसरे के ऊपर ही आ जाए। क्या इनके अलावा कोई केस बन सकता है? ट्राई करना बेटा, जो भी बनेगा। वैसे ये तीन ही केस बनेंगे, या तो लाइन इंटरसेक्टिंग होगी, या लाइन पैरेलल होंगी, या फिर लाइन एक दूसरे के ऊपर होगी। इनको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, ये कंडीशन अपने को पढ़नी है, और ये कंडीशन पूरी होती है ये समझो कि अपनी एक्सरसाइज का बेस खत्म हो जाएगा बेटा। फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम। देखो सबसे पहले हम रेशियो देखते हैं बेटा, a1/a2, यानी कि जो x के आगे लिख रखा है ना, ये x का कोफिशिएंट होता है बेटा। x के कोफिशिएंट का रेशियो देखो क्या होगा, a1/a2 देखा रेशियो हमने। फिर y के कोफिशिएंट का रेशियो देखो, b1/b2 देख लिया। हो सकता है बेटा ये दोनों वैल्यू इक्वल ना हो, ठीक है, हो सकता है इक्वल हो, वो आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन यदि मान ले दोनों कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल नहीं आया, तो इतना देखते हमें ये पता चल जाएगा कि लाइन कैसी है, ये लाइन है जी इंटरसेक्टिंग। कैसी है? इंटरसेक्टिंग लाइन है। ग्राफ बना के देखोगे ना बेटा, जब इस तरह कंडीशन में और आप दोनों लाइन का ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ कैसा बनेगा? इंटरसेक्टिंग लाइन का ग्राफ बनेगा। यदि इंटरसेक्टिंग लाइन है तो कितने पॉइंट पे कट किया? एक पॉइंट पे कट किया। और एक पॉइंट पे कट किया, जितने भी पॉइंट पे कट करती है इक्वेशन लाइंस, उतने ही इक्वेशंस के सॉल्यूशन होते हैं। इसने एक पॉइंट पे कट किया तो क्या कितने सॉल्यूशन होंगे? वन सॉल्यूशन। वन सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन मींस दूसरा नाम क्या है इसका? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन। ओके, यदि सॉल्यूशन यूनिक है, एक सॉल्यूशन मिल गया बेटा, यदि एक भी सॉल्यूशन मिल जाता है तो उन इक्वेशन को कैसी इक्वेशन बोलते हैं? उनको बोलते हैं कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट। ओके, यदि एक भी सॉल्यूशन मिल जाता तो उसको क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट केस पे। अब देखो जैसे ये है a1/a2 बराबर है b1/b2, यानी कि हमने ये दो रेशियो देखे, बराबर नहीं आए तो हम बोल देंगे इंटरसेक्टिंग लाइन है। यदि बराबर आ जाते हैं तो क्या करेंगे? c1/c2 पे चलेंगे। अब c1/c2 हो सकता है बेटा इसके बराबर हो सकता है इसके बराबर ना हो। ये मान लिया इसके बराबर नहीं है। ऐसे केस में आप देखोगे कि यदि इस तरह कंडीशन है और जब लाइन का ग्राफ बनाया जाता है तो दोनों लाइंस कैसी होंगी? बिल्कुल पैरेलल होंगी। कैसी लाइन होंगी? पैरेलल लाइन। इस केस में इंटरसेक्टिंग लाइन थी, इस केस में कैसी लाइन है? पैरेलल लाइन से। अच्छा एक बात बताओ बेटा, क्या इन लाइंस ने एक दूसरे को कट किया? बिल्कुल भी नहीं किया, एक भी पॉइंट पे नहीं किया। यदि कोई भी कॉमन पॉइंट इन दोनों के बीच में नहीं है तो इनके बीच में कोई सॉल्यूशन भी नहीं होगा। इट मींस देयर इज नो सॉल्यूशन। ओके, और यदि एक सॉल्यूशन मिल जाता तो कंसिस्टेंट बोलते हैं। यदि सॉल्यूशन ही नहीं है तो उसको क्या बोलोगे? इनकंसिस्टेंट। क्या बोलोगे उसको? इनकंसिस्टेंट। ओके, अब लास्ट केस बचा बेटा हमारा, केस नंबर थर्ड। ये फर्स्ट केस था, ये सेकंड केस है। थर्ड केस में क्या है कि हमने a1/a2 निकाला, फिर b1/b2 निकाला। हो सकता है इक्वल ना हो, यदि इक्वल नहीं होंगे तो बेटा पहली कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, यदि इक्वल हो गए तो क्या? फिर हम c1/c2 निकालेंगे। हो सकता है दोनों बराबर ना हो, यदि बराबर नहीं हुए तो सेकंड वाली कंडीशन हो जाएगी। और यदि बराबर हो गए तो अब नई कंडीशन जन्म लेगी बेटा। वो क्या है? यदि सब कुछ इक्वल है तो मतलब लाइन भी इक्वल हो जाएगी, इसी के ऊपर एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन। ठीक है, इनको बोलते हैं कंसिस्टेंट लाइन, को इंसिडेंट लाइन। इनको बोलते हैं को इंसिडेंट लाइन, को इंसिडेंट लाइंस। अच्छा एक बात बताओ, इन दोनों लाइन के ऊपर कितने पॉइंट कॉमन है? सारे पॉइंट कॉमन है, यानी कि बहुत सारे पॉइंट कॉमन है, यानी कि इसमें कितने सॉल्यूशन मिलेंगे? मैनी सॉल्यूशन। और मैनी सॉल्यूशन है बेटा, यदि एक सॉल्यूशन मिल जाता तो उसको ही कंसिस्टेंट बोल देते हैं। इसके पास तो बहुत सारे सॉल्यूशन है तो इसको भी क्या बोल देंगे? ये भी क्या है? कंसिस्टेंट। तो बेटा यहां पर हमारा
बेस होता है खत्म। इसी की मदद से इसका स्क्रीनशॉट ले लो या एक बार रिवाइज कर लो, इनकी मदद लेकर हम पूरा चैप्टर निपटा देंगे। ठीक है, अब चल। तो फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है बेटा अपनी, ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशन, एक इक्वेशन ये है अपनी 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। रिप्रेजेंट टू लाइन, दो लाइन तो रिप्रेजेंट करेगी जैसा कि हमने बेसिक में पढ़ चुके हैं। अब अपने को ये बताना है कि जो ये दो लाइंस बनेंगी कैसी बनेंगी, ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी या फिर दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी या फिर को इंसिडेंट होगी यानी कि एक के ऊपर दूसरी होगी या फिर पैरेलल होगी। हमने कैसे चेक करना बेटा, रेशियो चेक करना है। पहले तो देखेंगे हम, अच्छा एक बात नोट करनी है, जब सी की बारी आएगी ना कांस्टेंट की बारी, वो या तो दोनों कांस्टेंट लेफ्ट साइड में हो या फिर दोनों कांस्टेंट राइट साइड में हो, तभी कंपेयर करेंगे बेटा हम। ये नहीं कि एक उस साइड पड़ा है एक इस साइड पड़ा, ये गलत हो जाएगा। दोनों को या तो लेफ्ट में रखो या फिर दोनों को राइट में रखो। अब देखो इस क्वेश्चन का a1 बाई a2 निकालने जाएंगे बेटा हम। a1 मतलब पहली इक्वेशन से मिलेगा जो x का कोफिशिएंट है, ये है 6 बाई a2 इस x का कोफिशिएंट जो कि 2 है। कट करोगे तो कितना आएगा बेटा, 3 आएगा। ठीक है, अब हम क्या निकाल लेंगे, b1 बाई b2 निकाल लेंगे। b1 इसका कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट क्या बेटा पहली इक्वेशन में -3, दूसरी इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है -1, ये तो कैंसिल हो गया माइनस से माइनस, ये भी कितना आया 3। ये दोनों बराबर तो बेटा हम यहां से जज नहीं कर सकते क्योंकि ऐसे ऐसे दो केस है। तो अब अपने को C1 बाई C2 निकालना है। C1 कितना है, कांस्टेंट है जी 10, और दूसरी इक्वेशन में कांस्टेंट वो है जी 9। अब देखो ये तो कट नहीं रहा ना किसी से, तो क्या कंडीशन मिली अपने को कि भाई a1 बाई a2 और b1 बाई b2 ये दो तो बराबर हैं, लेकिन C1 बाई C2 इसके बराबर नहीं है। अब देखो कौन सी कंडीशन है, a1 बाई ये पहले दो बराबर है तीसरा बराबर नहीं है, तो एक ऐसी कंडीशन है पैरेलल लाइन की कंडीशन है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। इस तरह से हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है बेटा। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द पेयर ऑफ इक्वेशन, एक इक्वेशन तो अपनी ये है एंड दिस, ये दूसरी इक्वेशन है, हैव यूनिक सॉल्यूशन होगा, दो सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे या फिर नो सॉल्यूशन होंगे, ये अपने को बताना है। देखो बेटा ये हम अपने को क्या करने हैं, कोएफिशिएंट कंपेयर करने हैं। पहली इक्वेशन ये है तो इसमें से a1 b1 c1 मिलेगा, ये सेकंड इक्वेशन है इसमें से क्या मिलेंगे a2 b2 c2, नीचे वाले मिलेंगे दूसरी इक्वेशन में से और ऊपर वाले वाले मिलेंगे पहली इक्वेशन में से। ठीक है, तो हम सबसे पहले निकालते हैं a1 बाई a2। a1 पहली में से x का कोफिशिएंट, यहां पर कुछ नहीं लिख रखा तो मतलब 1 है। a2 दूसरी में से x का कोफिशिएंट, यहां पर है -3, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा -1/3। ठीक है, अब b1 बाई b2 निकाल लेंगे, सिंपल सा खेल है बेटा। y का कोफिशिएंट 2 और इसमें y का कोफिशिएंट -6। ठीक है, तो ये माइनस तो यहां पर एडजस्ट हो जाएगा और ये कैंसिल हो गया, कितना जाएगा -1/3। ये दोनों बराबर हैं तो अगला भी देखना पड़ेगा अपने को, C1 बाई C2। C1 कितना बेटा देखो, C1 है जी हमारा 5 और C2 है 1। तो हमने क्या देखा कि ये दोनों तो बराबर हैं, a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2, बट ये C1 बाई C2 के बराबर नहीं है। और ये कंडीशन देखो बेटा किसकी होती है, ये कंडीशन तो जी पैरेलल लाइन की होती है, और यदि लाइन पैरेलल है तो कितने सॉल्यूशन होंगे, कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा। सॉल्यूशन क्या होता है कि कितने पॉइंट पे कट किया, तो यहां पर कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तुम्हारा आंसर क्या ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। देखो भाई क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहे हैं अपने को, इफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि जो दो लीनियर इक्वेशन होती है ना वो कंसिस्टेंट होगी, देन द लाइंस विल बी, लाइंस कैसी होंगी, यदि इक्वेशन कंसिस्टेंट है, इक्वेशन कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता था, उन लाइंस को कंसिस्टेंट बोलेंगे, उन इक्वेशन को कंसिस्टेंट बोलेंगे जिसमें कम से कम एक सॉल्यूशन तो मिले। अब सॉल्यूशन किस केस में मिल रहा है, एक तो इस केस में मिल रहा है जी, यानी कि इंटरसेक्टिंग भी हो सकती है लाइन, और यहां पर तो बहुत सारे सॉल्यूशन मिल रहे हैं को इंसिडेंट वाले में, तो यहां पर भी बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, तो कंसिस्टेंट होगी। तो कौन सी लाइन होती है कंसिस्टेंट, इंटरसेक्टिंग भी हो सकती है और कोइंसिडेंट भी हो सकती है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा सी।
देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है अपने को, द पेयर ऑफ इक्वेशन, एक इक्वेशन तो ये है बेटा y इज इक्वल टू 0 और एक इक्वेशन है ये y इज इक्वल टू -7 हैज, मतलब इन दो लाइन के पास कितने सॉल्यूशन होंगे। देखो ऑप्शन तीन ही पॉसिबल होते हैं, या तो एक सॉल्यूशन होगा या एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा या फिर बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे और इसके अलावा कुछ ऑप्शन सही नहीं होता। ये टू वाला तो वैसे बजाय मतलब सीधा देखते ही डायरेक्ट क्रॉस कर दिया करो, या तो एक सॉल्यूशन होगा या बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे या फिर कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। अब देखो, अब ये लाइन कौन सी है, ये हमारी एक्स एक्सिस होती है, ये हमारी वाई एक्सिस होती है। अब y इज इक्वल टू 0 मतलब कौन सी है, y इज इक्वल टू 0 क्या मतलब समझते हैं तुम्हें। देखो बेटा मैं इसको थोड़ा विस्तार से बताता हूँ, यहां पर 1 होता है ना, यहां पर 2, यहां पर 3, इसी तरह से चलता है इस साइड भी 1 2 3। यहां पर कोई भी पॉइंट लिया हमने, यहां पर x की कुछ वैल्यू लेकिन y की हमेशा क्या रहेगी 1, यहां पर भी 1, यहां पर भी 1, यहां पर भी 1, यहां पर भी 1। इसी तरह से इस साइड भी x की कुछ भी हो जाए लेकिन y की इन सभी पॉइंट्स पे वैल्यू क्या होगी 1। यदि इन सबको मिला दोगे ना तुम तो ये लाइन हो जाएगी y इज इक्वल टू 1 की लाइन, ठीक है। अब यदि यहां से एक लाइन खींचो तो ये हो जाएगी y इज इक्वल टू 2 की लाइन, यदि यहां से एक लाइन खींचोगे तो हो जाएगी y इज इक्वल टू 3 की लाइन, समझे कुछ, ठीक है। इसी तरह से y इज इक्वल टू 0 की लाइन कौन सी होगी, x एक्सिस होती है बेटा, यहां पर सारी एक्सिस पे y की वैल्यू हमेशा क्या होती है 0, इसलिए ये y इज इक्वल टू 0 का ही ग्राफ है ये x एक्सिस, समझे। अब दूसरी लाइन है y इज इक्वल टू -7, -7 कहां से होगा बेटा, नीचे से जाकर होगा कहीं -7, मान लिया यहां पर है -7, y इज इक्वल टू -7 का मतलब है कि y -7 को पकड़ो और इस लाइन को आगे बढ़ा दो ऐसे। इस पूरी लाइन की खासियत क्या होगी, इस लाइन पे x कुछ भी हो लेकिन y हमेशा क्या मिलेगा -7। अब तुम खुद देखो ये दो लाइन है, कैसी लाइन है ये पैरेलल लाइन है और पैरेलल लाइन का एक भी सॉल्यूशन नहीं होता, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा नो सॉल्यूशन, क्योंकि लाइन कैसी है पैरेलल है। देखो बेटा अब हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं, द पेयर ऑफ इक्वेशन, एक इक्वेशन तो ये है x इज इक्वल टू ए और एक इक्वेशन ये है y इज इक्वल टू बी, ग्राफिकली रिप्रेजेंट लाइन विच आर, मतलब के अपने को ये बताना है कि इन दो लाइन से जो इक्वेशन आएंगी, जो लाइन बनेगी वो कैसी बनेगी। पहले इनको बनाकर देखते हैं बेटा हम, ये हमारी x एक्सिस होती है और ये हमारी y एक्सिस होती है। अब जैसे मान लो यहाँ पर 1 2 3 होता है, कहीं ना कहीं मान लिया ये a है, ठीक है, तो x इज इक्वल टू ए की लाइन कैसी बनेगी, इस लाइन को ऊपर नीचे बढ़ा दो बेटा, आगे बढ़ा दिया करो इसको, तो ये लाइन है x इज इक्वल टू ए की। y इज इक्वल टू बी, मान लिया कहीं पर b है तो इस लाइन को आगे बढ़ाओगे तो ये क्या बन जाएगी y इज इक्वल टू बी की लाइन। तो जहां पर ये कट करेंगे तो पहला पॉइंट होता है बेटा x का क्या पॉइंट है यहाँ पर a, और फिर होता है y का क्या है यहाँ पर b, y का b है ना यहाँ पर इस लाइन पर। तो ये दोनों लाइनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिया किस पॉइंट पे, ए बी पॉइंट पे, तो हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग एट बी ए, नहीं इंटरसेक्टिंग एट ए बी, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, यानी कि बार अपने को के की वैल्यू निकालनी है, कहां पर है के, ये रहा। डू द इक्वेशन दिस एंड दिस, यानी कि दोनों इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करेंगे, को इनसाइड लाइन, को इनसाइड लाइन का मतलब क्या है, को इंसिडेंट लाइन मींस जो एक दूसरे के ऊपर हो। अच्छा एक बात बताओ, यदि को इंसिडेंट लाइन है ना बेटा तो मतलब सारे रेशियो इक्वल होंगे, यानी कि हम इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, सभी रेशियो को इक्वल लेके चल पड़ो, के की वैल्यू ऑटोमेटिक निकल जाएगी। अब देखो 3/6 बराबर होना चाहिए, इसका कोएफिशिएंट क्या है -1 और इस y का कोएफिशिएंट क्या है -k और बराबर होना चाहिए। अब देखो ये तो लेफ्ट में है ये राइट में है, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए इन दोनों का लेफ्ट में या राइट में होना जरूरी है बेटा, तो इसको इस साइड लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, ये +16 बराबर है 0, यानी कि 8/16 के बराबर होगा। अच्छा इनको कट करोगे ना 1/2 1/2 दोनों सेम ही आने हैं, तो ये कंडीशन उठाओ, माइनस से माइनस कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, 3k बराबर है 6, के की वैल्यू क्या मिल जाएगी अपने को 6/3, कैंसिल होगी कितना आ जाएगा 2,
देखो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 की क्या स्टेटमेंट है, इफ द लाइन्स गिवन बाई 3x plus 2ky is equal to 2 and 2x plus 5y plus 1 is equal to 0 आर पैरेलल। अब की बार लाइन कैसी दे दी, पैरेलल, यानी कि हम कंडीशन कौन सी यूज करेंगे, पैरेलल वाली यूज करेंगे। ठीक है, चलो करते हैं स्टार्ट। एक इक्वेशन तो ये बेटा हमारे पास 3x प्लस 2ky। अब देखो 2 को इस साइड ले आओ ताकि हमें बाद में कोई परेशानी ना हो। प्लस 2 इस साइड आने के बाद -2 हो जाएगा, बराबर रह जाएगा 0। और दूसरी इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 5y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये दो इक्वेशन है और ये दोनों इक्वेशन से क्या मिलेगा अपने को, पैरेलल लाइंस मिलेंगी। पैरेलल लाइंस मिलेंगी तो हम पैरेलल वाली कंडीशन यूज कर लेंगे। अब देखो तो 3/2 बराबर होगा बेटा y का कोफिशिएंट 2k/5 और ये किसके बराबर नहीं होना चाहिए, -2/1 के, इसके बराबर ये नहीं होना चाहिए। अब पहली दो कंडीशन उठाओ और k की वैल्यू निकालो। पहली दो कंडीशन से क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, 15 बराबर है 2 दूनी 4, 4k। तो k की वैल्यू क्या मिलेगी अपने को यहां से 15/4। ओके, k की एक ही वैल्यू आई और वही क्या अपने ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं। द वैल्यू ऑफ सी की वैल्यू निकालनी है अपने को, फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशन, एक इक्वेशन तो ये है हमारे पास 3x माइनस वाई बराबर है 2 और एक ये है 6x माइनस 2y बराबर है 3, विल हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि बहुत सारे सॉल्यूशन है, और बहुत सारे सॉल्यूशन है तो मतलब लाइन कैसी है, को इंसिडेंट लाइन है। अब की बार ये वाली कंडीशन यूज कर लेंगे बेटा हम कि तीनों रेशियो क्या है, इक्वल है। ओके, अब देखो जो दो कांस्टेंट बेटा दोनों राइट हैंड साइड में पड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, लाइन कैसी है, बहुत सारे सॉल्यूशन है तो मतलब लाइन है को इंसिडेंट, और को इंसिडेंट लाइन की कंडीशन है ये वाली, यानी कि रेशियो सेम है। तो x का कोफिशिएंट c, x का कोफिशिएंट 6 बराबर होना चाहिए y का कोफिशिएंट -1 और इसमें y का कोफिशिएंट -2 के, और ये बराबर होना चाहिए कांस्टेंट बटे इसका कांस्टेंट 3। माइनस से माइनस कटेगा। तो एक बात बताओ बेटा, क्या ये दो कभी बराबर हो पाएंगे, ये तो जी कभी भी बराबर नहीं हो पाएंगे। c की कुछ भी वैल्यू रख लो, c की कुछ भी वैल्यू रखने से क्या ये दोनों बराबर हो जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं होंगे। और जब तक ये दोनों बराबर नहीं होंगे तो क्या लाइन कोइंसिडेंट हो सकती है, बिल्कुल भी नहीं हो सकती। तुम्हारे पास c की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिसके लिए ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन दे दे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन की, हमारे पास कोई भी वैल्यू c की नहीं है जो इसको कोइंसिडेंट लाइन बना सके। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। अब वंस इक्वेशन ऑफ ए पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन, एक नया शब्द आया बेटा हमारे पास, क्या, डिपेंडेंट, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन इज दिस, जो दो पेयर हो है ना, पेयर में दो इक्वेशन हो है, उन दो में से एक तो ये है और सेकंड इक्वेशन और दूसरी इनमें से क्या हो सकती है। डिपेंडेंट का मतलब होता है जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करें, या फिर मैं डायरेक्टली ये भी कह दूंगा नहीं, दोनों लाइन को इंसिडेंट होती तो भी कोई गलत नहीं। ठीक है, तो डिपेंडेंट मतलब है दो चीजों को बेटा डिपेंडेंट बोलते हैं यदि वो इस तरह की कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे। ए और बी को डिपेंडेंट बोलते हैं यदि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे, यानी कि अपने को कोई एक कांस्टेंट ऐसा मिलेगा जिसकी मल्टीप्लाई करा देंगे ना पूरी इक्वेशन से तो वो दूसरी इक्वेशन निकल आएगी। ठीक है, तो चेक करते हैं बेटा। -5x से 10x बनाने के लिए इसने किससे मल्टीप्लाई किया होगा, -2 से, माइनस माइनस तो प्लस हो गए ना। अब इसको -2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा बेटा, -14, और ऑप्शन में क्या है +14। इसका मतलब ये ऑप्शन तो हमारा सही नहीं हो सकता, कट कर दिया। अब -10 के लिए इसने क्या किया होगा भाई साहब ने 2 से मल्टीप्लाई की होगी। ठीक है, अब 2 से मल्टीप्लाई की तो 5 दूनी 10, -10, 7 की -2 की गुणा -14। अब इस साइड इसने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये इस साइड 4 आया बेटा, और साइड चेंज करके क्या हो जाएगा ये -4। इसका मतलब ये भी क्या है, गलत। ठीक है, अभी जैसे -10 के लिए 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद तो बेटा ये सेम कंडीशन बन जाएगी ना,
अच्छा है, तो यहीं पर भी गलत हो गई थी। अब जो पहले बताया था ये सेम कंडीशन इसके साथ है, -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -10 -14, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 14, और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये 4 आएगा, साइड चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, -4, बट यहाँ पर क्या है, +4। अब ये लास्ट ऑप्शन बचा हमारा, वैसे तो ये ठीक है। अब चेक भी कर लेते हैं, किससे मल्टीप्लाई की इसने, 2 से नहीं, -2 से, -2 से करोगे तो -5 की, और -2 की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी, +10, -2 की और 7 की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी, -14, -2 की और 2 की मल्टीप्लाई -4। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। देखो बेटा स्टेटमेंट क्या है, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, कैसा सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन, x बराबर है 2, y बराबर है -3 इज, मतलब अपने को ये बताना है कि इनमें से कौन सी इक्वेशन का सॉल्यूशन यूनिक है, और वो यूनिक सॉल्यूशन यही है, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। यानी कि x बराबर 2, y बराबर है -3 को ये सेटिस्फाई कर रहा है, इनमें से बताओ कौन सा है यूनिक है। तो मतलब ये वाली कंडीशन है बेटा, इंटरसेक्टिंग लाइन है, यानी कि पहले दो रेशियोज बराबर नहीं होने चाहिए। तो जहां तक हम देख पा रहे हैं ना, ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, क्योंकि 2/4 1/2, 5/10 1/2, पहले दोनों रेशियो बराबर हो गए, तो मतलब इन दोनों में से है, इंटरसेक्टिंग तो ये नहीं है, तो ये तो कट गया। अब ये जितने भी बाकी बच गए बेटा, 1/2 -1/3 बराबर नहीं होते, ये ऑप्शन सही हो सकता है। ये 2/3 -1/2 भी बराबर नहीं हो सकते, ये भी हो सकता है। 1/5 और -4/-1 ये भी बराबर नहीं होते, तो ये ऑप्शन भी हमारा ठीक हो सकता है। अब हम क्या करेंगे, इनको ना क्वेश्चन में पुट करके देख लेंगे बेटा। इक्वेशन में x की जगह पे 2, y की जगह पे -3, ठीक है, और यदि कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो है, अदरवाइज नहीं है। अब देखो x की जगह पे 2 रखें और y की जगह पे -3, 2 -3 किसके बराबर होगा, -1 के। चलो ये तो सही है भाई, क्या दूसरी भी सही है, x की जगह पे 2 रखो, 2 की मल्टीप्लाई 4, -3 की मल्टीप्लाई -3 के साथ, -3 की मल्टीप्लाई -3 के साथ करोगे तो क्या हो जाएगा, +9, कितना आ गया ये, 13, और इन्होंने क्या बोला था, माइनस के 5 आना चाहिए, यानी कि ये गलत है, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। अब इसमें चेक करते हैं, x की जगह पे क्या 2, तो ये बन जाएगा 2 की मल्टीप्लाई 4, माइनस y की जगह पे क्या बेटा, -3, -3 रखते ही एक बन जाएगा +3, 4 3 7, 7 आया अपना, तो ये क्या करे, क्या आना चाहिए 1, इसलिए ये ऑप्शन भी कैंसिल हो जाएगा, केवल एक ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर डी। इसको भी चेक करते हैं एक बार, x की जगह पे 2 रख दो, 2 रखोगे तो ये 2 -4, y की जगह पे कितना, y की जगह पे -3, -14, कितना आना चाहिए 0, तो चलो चेक करते हैं, 2 माइनस माइनस प्लस 4 दिए 12 -14, 14 इज इक्वल टू 0, कितना आना चाहिए था 0, ये भी सही है। अब इसको चेक करते हैं बेटा, 5 की x की मल्टीप्लाई, 5x कितना लेना अपने को 2, 5 की 2 की मल्टीप्लाई माइनस y की जगह पे -3 -13, कितना आना चाहिए इसको सोल्व करने के बाद 0, देखते हैं आएगा या नहीं आएगा, 5 दूनी 10, माइनस माइनस +3 -13, 10 3 13, 13 -13 इज इक्वल टू 0, यानी कि ये भी सही है, तो हमारा ऑप्शन डी हो गया बिल्कुल राइट। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहे हैं अपने को, इफ x इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू b, इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस, यानी कि जो ये है ना, a x इज इक्वल टू a और y इज इक्वल टू b, इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो a और b फाइंड आउट करो। अब सॉल्यूशन होने का मतलब ये होता है बेटा कि ये है ना, जो दो वैल्यू दे रखी है, ये इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। सेटिस्फाई करने का मतलब ये है कि हम x की जगह पे तो a रख सकते हैं, a माइनस, और y की जगह पे क्या रख सकते हैं b, तो हमने इसमें पुट कर दिया, ये बन गया अपना a माइनस बी इज इक्वल टू 2। अब देखो इसमें भी पुट कर देंगे, x की जगह पे a और y की जगह पे b, तो ये क्या बन जाएगा, a प्लस b बराबर है 4, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो बेटा इन दोनों क्वेश्चन, इन दो इक्वेशन को सोल्व करने के हमारे पास 3 मेथड है, अब की बार 3 है, वैसे तो 4 थे। ग्राफिकल, दूसरा है एलिमिनेशन मेथड,
तीसरा है अपने पास सब्स्टिट्यूशन मेथड, और चौथा होता था पहले सिलेबस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वो अब हटा दिया गया है। तो इनमें से जो सबसे बेस्ट है बेटा एलिमिनेशन मेथड, उसमें क्या होता है कि कोफिशिएंट इक्वल करने होते हैं। यहाँ पर ए के कोफिशिएंट भी इक्वल है और बी के कोफिशिएंट भी, माइनस अलग चीज है, 1 1 तो है। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। ऑन एडिंग, ए में ए जुड़ के क्या हो जाएगा 2a, बी में बी माइनस बी जोड़ोगे तो बेटा ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, बराबर है 2 और 4 हो जाएंगे अपने 6। तो ए की वैल्यू कितनी मिलेगी अपने को 6 बाई, ये 2 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में चला जाएगा, कैंसिल करके ए की वैल्यू तो है जी 3। ठीक है, ए की वैल्यू 3 दो ऑप्शन में है। अब बी की वैल्यू निकालने के लिए इस ए की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, एक में पुट कर सकते हो और दो में भी। हम एक में कर दें या दो में करोगे बोलो, दो में कर देते हैं बेटा। ए कितना है 3, प्लस बी हमें निकालना है और बराबर है 4। तो बी की वैल्यू निकालने के लिए इस 3 को साइड चेंज करवानी पड़ेगी, तो 4 माइनस 3 बराबर हो जाएगा 1। तो बी हमारा 1 है और ए हमारा 3 है। तो देखो कौन से ऑप्शन में है, ए 3 बी 1, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ले भाई देखो क्वेश्चन नंबर 12, अच्छे से पढ़ना पहले तो। क्वेश्चन क्या अपना, अरुणा हैज ओनली ₹1 एंड ₹2 कॉइन्स विद हर, यानी कि अरुणा के पास या तो ₹1 के कॉइन है या फिर ₹2 के कॉइन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, इफ द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स सी हैज इज 50, उसके बाद मतलब जो ₹1 और ₹2 के दोनों के कॉइन मिलाकर टोटल कॉइन्स कितने हैं 50 है बेटा। टोटल कॉइन्स कितने हैं उसके पास है, टोटल कॉइन्स है जी उसके पास 50। एंड द अमाउंट ऑफ मनी विद हर इज 75, यानी कि उसके पास कितने पैसे हैं, उसके पास 75 रुपए है। मतलब अमाउंट कितना उसके पास टोटल, उसके पास अमाउंट है जी 75। देन द नंबर ऑफ ₹1 एंड ₹2 कॉइन्स आर रिस्पेक्टिवली, अपने को ये बताना उसके पास एक एक रुपए के कितने कॉइन्स थे और दो दो रुपए के कितने कॉइन्स थे। तो हम जो चीज निकालनी होती है ना बेटा उसी को मान लेते हैं। लेट कॉइन्स ऑफ ₹1, एक एक रुपए के कितने कॉइन्स थे उसके पास, मान लिया x थे। कॉइन्स ऑफ ₹2 कितने थे उसके पास, मान लिया y थे। ठीक है, तो एक बात बताओ, x कॉइन ₹1 के, y कॉइन ₹2 के और टोटल 50 है, यानी कि इसका मतलब क्या कह रहा है ये, x प्लस y किसके बराबर है 50 के बराबर है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोलो बेटा और छोड़ दो इसको, इतना ही। ठीक है, अब एक बात बताओ, अमाउंट है उसके पास 75, यानी कि कुल रुपए कितने हैं 75। चलो एक छोटी सी बात बताओ, आपके पास है 5 रुपए, 5 रुपए के कॉइन्स है आपके पास कुछ, और मैं कह रहा हूं कि आपके पास है ना 10 कॉइन है। कितने कॉइन है 10 कॉइन है, तो आपके पास कितने रुपए हुए, तो आप क्या करोगे, इस 10 की और 5 की मल्टीप्लाई कर दोगे और कितने रुपए हो जाएंगे आपके पास 50 रुपए टोटल। ठीक है, तो इसी तरह से ₹1 के कितने कॉइन है x, तो एक एक रुपए से उसके पास कितने पैसे हुए, कितने रुपए हुए, x की और 1 की मल्टीप्लाई, यानी कि कितना हो गया x प्लस दो दो के कितने हैं y, तो दो दो वाले से कितने पैसे हो गए उसके 2y, और अब ये टोटल जुड़ के कितने रुपए थे बेटा उसके पास, टोटल उसके पास थे जी 75 रुपए। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इक्वेशन नंबर सेकंड और फर्स्ट को सोल्व करना बेटा, x का कोफिशिएंट दोनों में सेम है, तो हम क्या करेंगे, इस 2 में से ना 1 को माइनस कर देंगे, इसको इसके नीचे लिख लो, x प्लस वाई बराबर है 50। सब्ट्रैक्ट करना है ना, ऑन सब्ट्रैक्टिंग साइन के हो जाएंगे चेंज, प्लस का है तो माइनस, प्लस का है तो माइनस, प्लस का है तो माइनस, x से माइनस x कैंसिल हो जाएगा, 2y में से y गया y बराबर है 75 में से 50 गए 25, तो y की वैल्यू तो मिल गई जी हमें 25 है। अब x की वैल्यू निकालने के लिए इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दें। ठीक है जी, x प्लस y की कितनी है 25 बराबर है 50, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 50 माइनस 25 और x आ जाएगा हमारा 25। तो x का आंसर 25 है, y का आंसर 25 है। तो चेक करो किस ऑप्शन में ये दोनों की वैल्यू 25 है, ऑप्शन नंबर डी में। देखो बेटा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, द फादर्स एज इज 6 टाइम हिज सन्स एज, मतलब पिताजी की उम्र उसके पुत्र की उम्र से 6 गुना है। कितना है 6 टाइम मतलब 6 गुना है। ओके, पहले में क्या बता दिया कि कितने गुना है 6 गुना है,
दूसरे केस में 4 ईयर हेंस मतलब के 4 साल बाद, 4 साल बाद द एज ऑफ फादर विल बी 4 टाइम हिज सन, तो फिर कितने गुना हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। कितने साल बाद, 4 साल बाद। द प्रेजेंट एज ऑफ सन एंड फादर आर रिस्पेक्टिवली। तो इस तरह क्वेश्चन को करने के लिए बेटा यदि ऑप्शन है तो सबसे बेस्ट है बाई ऑप्शन चलो, ठीक है। अब देखो पहला क्या कंडीशन क्या है कि 6 गुना है, 6 गुना है तो 4 छिके 24, 5 छिके 30, 6 छिके 36, ये तो 18 होता ना, एक ऑप्शन तो कट गया इस कंडीशन से। अब कह रहा है 4 साल बाद, 4 साल बाद ये मान लो 4 साल बाद कितने का हो जाएगा, 4 साल बाद ये हो जाएगा जी 8 का, और ये 4 साल बाद हो जाएगा 28 का। कितने गुना हो जाता है, 4 गुना। क्या 8 का 4 गुना है 28, 4 गुना तो 32 होगा इसका, यानी कि ये ऑप्शन गलत है। ओके, अब 4 साल बाद 5, 4 साल बाद कितने हो जाएगा बेटा, 5 और 4 9, और ये 4 साल बाद कितने का हो जाएगा, 34 का। क्या ये इसका 4 गुना है, जी बिल्कुल भी नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। बचा एक ऑप्शन 6, 4 साल बाद कितना हो जाएगा बेटा 10, और ये 4 साल बाद कितना हो जाएगा 40। क्या ये इसका 4 गुना है, जी बिल्कुल है। इसने दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, तो सी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। इसी के साथ बेटा हमारा चैप्टर नंबर 3 खत्म होता है। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें बेटा। हमारा नया नया काम है, सब्सक्राइबर भी बढ़ाने हैं अपने को, ठीक है। तो जमकर शेयर करें ताकि हमारी एनर्जी बिल्कुल पूर्ण रूप से आपके साथ रहे और इसी लिहाज से हम आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा सकें। थैंक यू, जय हिंद।